गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम करेंगे अपॉइंटमेंट, फंक्शंस एंड पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी जनरल। महासचिव की नियुक्ति, कार्य और स्थिति। चार्टर के अनुच्छेद 97 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में एक महासचिव तथा आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारी होंगे। महासचिव सचिवालय का प्रधान ही नहीं बल्कि पूरे संगठन का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए एक महासचिव की परंपरा राष्ट्रसंघ की स्थापना के साथ ही स्थापित हो गई थी। जब हमने बात की कि चार्टर के अनुच्छेद 97 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में एक महासचिव होगा और आवश्यकता अनुसार कर्मचारी होंगे। महासचिव सचिवालय का प्रधान ही नहीं होगा बल्कि पूरे संगठन का प्रशासनिक अधिकारी होगा। तात्पर्य कहने का क्या है कि जैसे कि हमने सचिवालय के बारे में जानकारी हासिल की थी कि बिना ऑफिस के कोई कार्य नहीं संभव हो सकते, तो यूएन के कार्य जो थे वो सचिवालय के द्वारा सारे के सारे तय किए जाते हैं, कार्यक्रम तय किए जाते हैं और ये पूरे साल इनके कार्य चलते रहते हैं। और जो कर्मचारी हैं सचिवालय के, वो सभी देशों से उनके प्रोग्राम्स लेके महासभा के, सुरक्षा परिषद के, अन्य समितियों के जो कार्यक्रम हैं उनको तय करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स लेते हैं और महासभा तक पहुंचाते हैं। उसी रूप में जो महासचिव है वो पूरे सचिवालय के कर्मचारियों के ऊपर उनका प्रधान होता है और सारे कार्यों की देखरेख करता है। तो ये न केवल संगठन का अधिकारी है, कर्मचारियों के कार्यों को देखता है, बल्कि ये एक प्रशासनिक अधिकारी भी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए एक महासचिव की परंपरा राष्ट्रसंघ की स्थापना के साथ ही स्थापित हो गई थी और राष्ट्रसंघ की जो संविधा है उसमें महासभा के कार्यों और भूमिका का बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं था। यद्यपि राष्ट्रसंघ के प्रथम महासचिव इंग्लैंड के श्री डरूमेंड अपनी स्थिति को एक परंपरा सरकारी अधिकारी जैसी मानते थे। निकोलस के शब्दों में राष्ट्रसंघ के प्रथम महासचिव एक योग्य कूटनीतिज्ञ थे। वे पर्दे के पीछे रहकर पसंद करते थे, अर्थात तभी हस्तक्षेप करो जब सलाह मांगी जाए। परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने महासचिव को केवल प्रशासनिक भूमिका तक ही सीमित नहीं रखना चाहा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के निर्माण के समय भी महासचिव के लिए एक ऐसे प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञ पर विचार किया गया था जो राजनीतिक भूमिका को बखूबी निभाए। चार्टर का प्रारूप आयोग ने 1945 में तय किया और उसके प्रारूप में और अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को विशेष अधिकार दिए जाएंगे जो पिछले अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रधान से कहीं अधिक होंगे। आप समय समय पर जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में जानकारी हासिल करते जा रहे हैं तो आप राष्ट्र संघ के साथ उसका कंपैरिजन करते जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्र संघ की जो असफलता थी वो द्वितीय महायुद्ध का कारण बनी थी। हम नहीं चाहते कि संयुक्त राष्ट्र संघ उन्हीं असफलताओं का सामना करे ताकि विश्व तृतीय विश्व युद्ध देखे। तो हम तृतीय विश्व युद्ध को नहीं चाहते और इसलिए हम नहीं चाहते कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो किसी प्रकार की असफलताओं का सामना करे। इसलिए जो कमियां राष्ट्र संघ में थी उनको दूर करने का प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ में किया गया। अतः चार्टर द्वारा महासचिव को प्रशासनिक, राजनीतिक व कूटनीतिक अधिकार भी दिए गए हैं और इस लक्ष्य के लिए चार्टर के 15वें अध्याय में अनुच्छेद 97, 98 और 99 में विशेष प्रावधान किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पिछले 47 वर्ष के इतिहास में महासचिव ने जिस प्रकार अपनी शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग किया है उससे वह पूरे संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक बन गया है। ये किसने कहा? भुनिया ने। वो कौन थे? विश्व नेता माने जाने लगे। और हम ये देखते हैं कि जो महासचिव है उसको एक विश्व नेता की भूमिका दे दी गई। क्लाउड के शब्दों में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को वह संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, वह जितना बड़ा आदमी बनना चाहे बन सकता है। अब हम बात करते हैं महासचिव की नियुक्ति की, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल। चार्टर के अनुच्छेद 97 के अनुसार महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाएगी। व्यवहार में सुरक्षा परिषद की सिफारिश का अर्थ है 5 स्थायी सदस्यों की किसी नाम पर सहमति तथा कम से कम 4 अन्य सदस्यों का भी समर्थन, अर्थात सुरक्षा परिषद का 2/3 बहुमत जिनमें 5 स्थायी सदस्य भी सम्मिलित हों।
तत्पश्चात महासभा के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत का समर्थन मिलने पर महासचिव नियुक्त होता है। यह वास्तव में महासभा द्वारा निर्वाचित होता है। महासभा स्वयं किसी का नाम पेश नहीं कर सकती, वह सुरक्षा परिषद की सिफारिश को अस्वीकार अवश्य कर सकती है। अतः महासचिव के पद पर अंतिम रूप में वही व्यक्ति आसीन होगा जिसे पांचों महाशक्तियों का समर्थन प्राप्त होगा। इस संदर्भ में सभी बड़ी शक्तियों को निशेषाधिकार प्राप्त है तथा पांचों की सर्वसम्मति नियुक्ति का प्रमुख आधार है। इस संदर्भ में हैमरशोल्ड ने लिखा है कि क्योंकि महासचिव की राजनीतिक व सुरक्षा संबंधी विषयों में भूमिका सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर ही संभव है, अतः यह तर्कसंगत था कि उसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सर्वसम्मति से हो। अब हम बात करते हैं कार्यकाल की, टेन्योर की। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में महासचिव के कार्यकाल के संबंध में विचार किया गया तथा 3 वर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, परंतु सुरक्षा परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि 3 वर्ष का कार्यकाल बहुत कम होगा। 1946 में महासभा ने इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया तथा उसके पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अनेक महासचिव पुनर्निर्वाचित किए गए हैं तथा 10 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रहे। 1961 में म्यांमार, जो कि बर्मा में है, के उत्थान 1962 में 5 वर्ष के लिए महासचिव चुने गए और इस अवधि की समाप्ति के बाद उन्हें 5 वर्ष के लिए फिर से चुन लिया गया। उत्थान के पश्चात कुर्ट वाल्डहाम तथा पेरेस दी कुरियार इस पद पर 2-2 वर्ष तक कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। 1992 में मिस्र के बीबी घाली इस पद पर नियुक्त किए गए थे और 1997 में घाना के कोफी अन्नान को संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नियुक्त किया गया था। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को तीसरे कार्यकाल के लिए महासचिव नहीं चुना गया है। अब हम बात करते हैं महासचिव के कार्य तथा अधिकारों के बारे में। फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ सेक्रेटरी जनरल। महासचिव सचिवालय का प्रधान होता है और संगठन का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है। ये कहाँ गया गया था? शुरू में हमने आपको बताया था अनुच्छेद 97 में। सचिवालय के सभी कार्य उसकी देखरेख में संपन्न किए जाते हैं। निसंदेह अनुच्छेद 97 महासचिव को मुख्य प्रशासक घोषित करता है, परंतु उसके दायित्व केवल दायित्व मात्र नहीं है। अनुच्छेद 99 में उसे स्पष्ट राजनीतिक कार्यों की उपेक्षा की जा रही है, जिसमें लिखा है कि यदि यह अनुभव करता है कि विश्व शांति व सुरक्षा को खतरा है तो सुरक्षा परिषद का ध्यान इस मामले की ओर दिला सकता है। स्टीफन एम शोवल का मानना है कि 99वें अनुच्छेद के कारण महासचिव को अनेक राजनीतिक व कूटनीतिक अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जैसे कि पहले नंबर पर आता है, महासचिव किसी विषय विवाद आदि की स्थिति को सुरक्षा परिषद की अस्थायी कार्यसूची में रख सकता है। दूसरे नंबर पर आता है, इस कारण वह राजनीतिक निर्णय ले सकता है। तीसरे नंबर पर आता है, वह संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों के बीच कड़ी का काम करता है। चौथे नंबर पर आता है, वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से पहले आवश्यक जांच पड़ताल कर सकता है। पांचवें नंबर पर आता है, वह किसी अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुरक्षा परिषद के सामने रखने के समय के बारे में स्वयं निर्णय करता है तथा ऐसा करने से पूर्व वह सविस्तार तथा गुप्त बातचीत भी कर सकता है। नेक्स्ट उसका कार्य है कि वह अपने कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक सुझाव सुरक्षा परिषद में रख सकता है। नेक्स्ट है कि वह संसार के जनमत को प्रभावित कर सकता है, शांति के लिए अपील कर सकता है। इस प्रकार से महासचिव के कार्य व अधिकार केवल प्रशासनिक न होकर राजनीतिक भी हैं। महासचिव के कार्यों को वेंडनबोश तथा होगन ने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले नंबर पर आते हैं प्रशासकीय कार्य, दूसरे नंबर पर आते हैं राजनीतिक कार्य और तीसरे नंबर पर आते हैं प्रतिनिध्यात्मक कार्य। लियोनार्ड महोदय इन तीनों कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों का वर्णन करते हैं और महासचिव के कार्यों को निम्नलिखित वर्गों में बांटकर स्पष्ट रूप से उनका अध्ययन हम कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है प्रशासकीय व वित्तीय कार्य, दूसरे नंबर पर है राजनीतिक व प्रतिनिध्यात्मक कार्य और तीसरे नंबर पर आता है अध्ययन व सूचना।
तो हम बात करते हैं विस्तार से अब इनके कार्यों के बारे में। जो पहला कार्य है प्रशासनिक कार्य है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, कि महासचिव संगठन का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है। प्रशासनिक अधिकारी मतलब वो प्रशासन चलाने के लिए कार्य करता है और उसी के लिए उसे चुना जाता है। और प्रशासन क्या होता है कि जहाँ पर वो कार्य करता है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखना। तो सचिवालय का प्रधान है, सचिवालय के सभी कार्यों को पूरा करने का अंतिम दायित्व महासचिव के ऊपर है। उसकी ही देखरेख में सचिवालय, जो कि अलग अलग राष्ट्रों के नागरिकों को मिलाकर बना है, एक अंतर्राष्ट्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है। इसी कड़ी में वह महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद तथा न्यास परिषद की बैठकों में महासचिव का कार्य करता है। वह इनमें भाग लेता है। इन बैठकों के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने का उत्तरदायित्व भी उस पर है। इन अंगों को अनेक प्रकार के आंकड़ों और सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है और इन्हें जुटाने का कार्य भी उसका तथा उसके सचिवालय का है। महासचिव सुरक्षा परिषद व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य तीनों अंगों की विशेष बैठक भी बुला सकता है। वह सभी अधिवेशनों की कार्रवाई का रिकॉर्ड रखता है। महासचिव को संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी अंग जो भी कार्य सौंपता है उसे पूरा करना होता है। यह अनुच्छेद 98 में लिखा गया है। समन्वय प्रशासन का मुख्य कार्य है। कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र के सभी अंगों से जुड़ा रहता है और सब में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का महत्वपूर्ण दायित्व उसे निभाना पड़ता है। महासचिव अंतर्राष्ट्रीय संधियों व समझौतों का पंजीकरण करता है। उसकी देखरेख में ही सचिवालय इन संधियों के प्रकाशन की व्यवस्था करता है। महासचिव सचिवालय के कर्मचारियों की भर्ती महासभा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता के आधार पर करता है और ऐसा करते समय वह ध्यान रखता है कि नियुक्तियों में संसार के समस्त सदस्य राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, अर्थात नए कर्मचारियों का विस्तृत भौगोलिक आधार हो। इन कर्मचारियों की अन्य सेवा शर्तों जैसे कि पदोन्नति, वेतन, भत्ते, पेंशन आदि वह तय करता है। वह इन्हें पद से भी हटा सकता है और इस प्रकार महासचिव का इन कर्मचारियों पर कुशल नियंत्रण बना रहता है, जो सचिवालय की कार्यकुशलता और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के लिए अति आवश्यक है। हम बात करते हैं दूसरे कार्य की, धन संबंधी कार्य, फाइनेंशियल फंक्शंस। धन प्रशासन की जीवन रेखा है। संयुक्त राष्ट्र को धन के लिए सदस्य राष्ट्रों के अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है। महासचिव उन अनुदानों को निश्चित करता है और उन्हें एकत्रित करने का कार्य भी उनकी देखरेख में किया जाता है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का निर्माण करता है और इस कार्य में उसकी मदद एक वित्त विभाग करता है जो उसके अधीन कार्य करता है, परंतु धन के बंटवारे तथा खर्चे पर नियंत्रण का अंतिम उत्तरदायित्व उसी पर है। महासचिव हर वर्ष बजट तैयार करके महासभा में वार्षिक प्रतिवेदन के साथ ही पेश करता है। महासभा बजट पर विचार करती है और उसे राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के समक्ष बजट की अकेले ही रक्षा करनी होती है। यदि बजट में अतिरिक्त धन की मांग है तो उसे ही तर्क जुटाकर इस मांग को उचित सिद्ध करना पड़ता है। और तीसरे नंबर पर आता है राजनीतिक और प्रतिनिधित्वात्मक कार्य, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में प्रशासनिक अधिकारों के अलावा महासचिव के लिए विशेष राजनीतिक भूमिका की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 99 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब सभी विश्व में या कभी भी विश्व में कोई तनाव अथवा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए स्थिति खतरनाक होती है तो महासचिव को पहल करने का दायित्व सौंपा गया है। वह सुरक्षा परिषद का ध्यान ऐसे किसी भी विषय की ओर खींच सकता है जो उसके विचार में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। अतः अनुच्छेद 99 महासचिव को अनेक राजनीतिक कार्य करने का दायित्व सौंपता है। इन परिस्थितियों की पहचान करना जिसमें विश्व शांति के भंग होने का खतरा है, उसके बाद निर्णय करना कि इन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए। सुरक्षा परिषद की कार्यसूची में यदि इन्हें रखता है तो कब रखा जाए, समस्या के संबंध में आवश्यक सूचनाएं और तथ्यों को इकट्ठा करके अमुक विषय पर सविस्तार गुप्त बातचीत कर सकता है। वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद पर घोषणाएं, अपील व सुझाव रख सकता है। समय समय पर महासचिव ने विश्व की अनेक विकट समस्याओं पर अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक भूमिका निभाई है। ये समस्याएं कोरिया विवाद 1950 में, कांगो युद्ध तक तथा स्वेज नहर विवाद में से अफगानिस्तान तक, वियतनाम समस्या से इराक कुवैत विवाद तक फैली पड़ी हैं। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिकृत प्रवक्ता बन गया है। विभिन्न रंगों से जुड़ा रहने के कारण
वह संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधि माना जाता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष है, जबकि महासभा का अध्यक्ष 1 वर्ष तथा सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष 1 मास के लिए नियुक्त होता है। इस प्रकार वह केवल सचिवालय का महासचिव ही नहीं बल्कि समस्त संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि वह सभी अंगों की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर बैठक में जाता है। वह संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ की वार्षिक रिपोर्ट व बजट तैयार करता है और अतः विश्व की आत्मा का प्रतिनिधि बनकर तथा इस विश्व आत्मा तथा संयुक्त राष्ट्र की आवाज बनकर वह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तथा समस्याओं का अभिव्यक्त करके उसके समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है। यह उसका अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए विशेष राजनीतिक व कूटनीतिक उत्तरदायित्व है। हम बात करते हैं उसके नेक्स्ट कार्य की, वो है अध्ययन व सूचना संबंधी कार्य, स्टडी एंड इंफॉर्मेशन फंक्शंस। संयुक्त राष्ट्र संघ एक विचार मंच भी है जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करके उसके समाधान में सुझाव रखता है। किसी भी प्रकार का विचार बिना सूचनाओं के संभव नहीं है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ की विचार विमर्श संबंधी गतिविधियों के सफल निर्वहन के लिए आवश्यक है कि इसके विभिन्न अंगों, समितियों तथा आयोगों को पर्याप्त सूचनाएं, आंकड़े उपलब्ध हों। ये सूचनाएं अत्यधिक सामान्य न होकर विशिष्ट भी हो सकती हैं। विशेषता जब इसकी आर्थिक व सामाजिक परिषद व न्यास परिषद जैसी संस्थाओं के निर्णय हेतु आवश्यकता पड़े। जिस किसी अंग को इन सूचनाओं या आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है वह महासचिव से अनुरोध करता है और इस प्रकार की सूचनाओं को इकट्ठा करवाना, सर्वेक्षण करवाना इत्यादि कार्य महासचिव द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। हम बात करें इसके कि एक सांख्यिकी विभाग की जो स्थापना की गई है वह विभिन्न अंगों की रिपोर्ट, इसके अलावा विभागों से प्राप्त आंकड़े की जांच और विश्लेषण करने का कार्य भी किया जाता है। लियोनार्ड ने इन्हीं कार्यों के कारण महासचिव और उसके अधीन कर्मचारियों को विशिष्ट ज्ञान का भंडार की संज्ञा दी है। निकोलस लिखते हैं कि आंकड़ों का अध्ययन करना, वर्गीकरण करना तथा इन्हें उस स्थान पर उपलब्ध कराना जहां इसकी अति आवश्यकता है और जहां पर ये अपना वांछित प्रभाव दिखा सकें, संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी का अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। महासचिव के जो कार्य हम देख रहे हैं उन कार्यों में ये कार्य इतनी महत्वपूर्ण है कि मसौदा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि किसी भी अंग की अपेक्षा महासचिव पूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि है। यह संसार की नज़र में संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों तथा सिद्धांतों का प्रतीक है। नेक्स्ट कार्य है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की शक्ति। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पावर एंड इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। महासचिव को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने के महान अवसर प्राप्त होते हैं। महासचिव का विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधि मंडलों के साथ निरंतर संपर्क रहता है और अतः उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकारों को प्रभावित कर सके। उसे स्वतंत्रता होती है कि वह सदस्य राज्यों के विशेष मंत्रालयों से संपर्क स्थापित कर स्वतंत्रता पूर्वक विचार विमर्श कर सकता है। और अंत में हम बात करते हैं रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शक्ति के बारे में। पावर टू सबमिट रिपोर्ट, कि महासचिव की रिपोर्ट जो महासभा के अंतिम सत्र में पेश की जाती है बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। इस रिपोर्ट में न केवल संघ के कार्यों का ब्यूरोवार विवरण होता है बल्कि यह भी बताया जाता है कि संघ के विभिन्न अंगों द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों और निर्णयों पर कहां तक अमल किया जा सकता है। रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति तथा घटनाओं पर प्रकाश डाला जाता है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के लिए सुझाव भी दिए जाते हैं। महासचिव की रिपोर्ट की प्रस्तावना वास्तव में संयुक्त राष्ट्र की सफलताओं विफलताओं का संतुलित विवरण बन गई है। बैलेंस शीट, जो व्यापार की बैलेंस शीट होती है, किसी कंपनी की बैलेंस शीट होती है, तो इस प्रकार से जो उसकी रिपोर्ट है, जो उसके कार्य हैं, जो उसकी सफलताएं हैं, जो उसकी विफलताएं हैं, जो उसका प्रशासन है, जो उसके कर्मचारियों का वो ध्यान रखता है, पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा की अपील कर सकता है, इतने महत्वपूर्ण कार्य जो हमने किए हैं उसके आधार पर क्या बन जाता है, उसकी सफलताओं और विफलताओं का संतुलित विवरण यानी बैलेंस शीट बन जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर में हम अपने महासचिव की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ द सेक्रेटरी जनरल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।